नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि आपको पता है, स्पोर्ट्स जगत के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैं अपनी कोचिंग की तरफ से जो क्षति हुई है स्पोर्ट्स जगत में, इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। केविन टिपटॉप जो थे, बेचारे 24 के अपने कोच के साथ कार एक्सीडेंट में, और ये केन्या के थे, ग्रेटेस्ट सबसे महान धावकों में, मैराथन धावकों में से एक थे। इन्होंने लंदन मैराथन, वर्ल्ड मैराथन में खिताब जीता। उसके बाद इन्होंने शिकागो मैराथन में कई रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं और ये पेरिस ओलंपिक 2024 के टीम के सदस्य भी थे। ये इनका एक्सीडेंट जो है, कार एक्सीडेंट हुआ 11 फरवरी 2024 को, और ये अब हमारे बीच में नहीं है। तो मैं अपनी कोचिंग की तरफ से अपने समस्त जितने फिजिकल एजुकेशन और जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूँ और 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे सभी लोग इनके सम्मान में। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो स्पोर्ट में क्षति पूर्ति हुई है वो ईश्वर किसी न किसी रूप में पूर्ण करे। तो केवल 2 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये पूरे संसार के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ रही है। तो आइए सभी लोग मिलकर 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए, तो आज मैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है, बहुत ही शानदार सीरीज जो है आपके लिए रहेगी। मैं जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सबका मैं क्वेश्चन पेपर का निचोड़ लेके आता हूँ। क्वेश्चन बनाने का मेरा तरीका है, वो मैं हर एक जो पेपर अभी तक हुए हैं और क्या पैटर्न चल रहा है, अब इससे जो आपको प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो मिलेगी, आपको जो बढ़िया सीरीज आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अब वो रहेगा कि पैटर्न कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, आंसर क्वेश्चन इन सब के, है ना। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये एग्जाम में आपसे पूछेंगे भी, आएगा भी, है ना। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इजी क्वेश्चन तो सभी करेंगे, 90% 80% सभी रहते हैं, लेकिन थोड़े से टेक्निकल भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं और रहेंगे प्रैक्टिस सेट में, जिसके साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट और बेहतरीन सीरीज जो है, विच इज़ द बेस्ट, विच इज़ द बेस्ट कैंपिंग इन इंडिया, यानी भारत में कैंप लगाने के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है। तो फरवरी, बसंत पंचमी, बसंत का मौसम, जब बसंत ऋतु आती है ना, स्प्रिंग सीजन, ना तो ग्रीष्म में, ना शीत में, ना वर्षा में,
कैंपिंग जो होती है, हमारे जितने भी साथी होंगे वो भली भांति से जानते हैं कि कैंप पंचवटी है, पंचमढ़ी है, वहाँ लगता है। और नैनीताल, सात ताल, भीमताल, ये सारे ताल घूमे हुए हैं नैनीताल में हमारे साथी जितने भी हैं, है ना। क्रिश्चियन कॉलेज से हो या LNIP ग्वालियर से हो, हमारे सभी प्रिय साथी कैंपिंग में जाते हैं और वहाँ कुछ ना कुछ लीडरशिप एक्टिविटी है, कैंप फायर, ये सारे होते हैं। तो उसमें एक अलग तरह की लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाती है ना। कोई किसी दिन एक लीडर के रूप में होता है ना। कोई वहाँ की जो संस्कृति कल्चर होता है उसके बारे में डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है ना। डांस, म्यूजिक, हर तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है जो 14-15 दिन का जो कैंप होता है। मतलब ये हर एक का अपना अपना है कैंप करने का, लेकिन हमने जो किया था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे अच्छा कैंप का जो क्या है, बसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प द टीचर बिकॉज, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने मैं खड़ा हूँ, ऑडियो विजुअल क्या है, क्लियर हुआ ना। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, अजय डिजिटल बोर्ड हो गया ब्लैक बोर्ड से वाइट बोर्ड से, है ना। तो ये क्या है, दे सेव दिस टाइम एंड एफर्ट, मेक इफेक्टिव हिज लेसन्स, दे मेक द स्टूडेंट पंक्चुअल, दे प्रोवाइड रिक्रिएशनल इन द बेसिस क्लास। यानी श्रव्य और दृश्य साधन अध्यापक की सहायता करता है, क्योंकि एक समय और प्रत्ययन की बचत, है ना, बचत करते हैं। यह उसके पाठ को प्रभावशाली बनाते हैं और विद्यार्थी को समय पालक बनाते हैं, या कक्षा में मनोरंजन प्रदान करते हैं। तो इसमें आंसर आपका जो रहेगा कि एफर्ट मतलब कर रहे हैं तो उसके लिए क्या इफेक्टिव हो रहा ना, इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी प्रभावशाली रहे। जैसे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आपको मैं सामने, तो ये क्या इफेक्टिव है ना आपके लिए कि चलिए अब वाइट बोर्ड से जो है ना डिजिटल बोर्ड हो गया, तो उससे क्या इफेक्टिव हो गया, मेरा भी टाइम बच रहा है और आपको भी चीज़ें क्लियर मिल रही। उसमें हो सकता कि ब्लैक इंक से लिखने पे उतना क्लियरिटी नहीं आती थी वीडियो की, है ना। अब ये आपके लिए क्वालिटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यह पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए इफेक्टिव, आंसर क्या है इसका, इफेक्टिव रहेगा। क्लियर हुआ, क्या रहेगा, इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये जैसे आपकी बॉडी है, जैसे ये मेरी जिप है, ठीक है, ये जिप है, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी क्या कर रही है, मिड लाइन, ठीक है। तो ये जो हमारा बॉडी है, इससे मिड लाइन क्या बोल रहा है, प्रोसेस मिड लाइन द वे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ अवे फ्रॉम की बात हो रही है। द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, यानी ये मिड लाइन है, मान ली मेरी जिप है, ये हमारी जिप को समझ लीजिए आप, बॉडी की मिड लाइन है। क्लियर हुआ, मिड लाइन से क्या हो रही है, वो चीजें दूर जा रही हैं। जो चीज दूर जाएगी, है ना, मध्य रेखा से, तो वो क्या कहलाती है, हमारी अबडक्शन, ये दूर है, ठीक। ये हमारा फोरहैंड है जो, वो क्या हुआ, मिड लाइन से दूर जा रहा, तो ये अबडक्शन है। इसी को मैं ये जोड़ दिया, यानी टूवर्ड द मिड लाइन। अगर हमने टूवर्ड द मिड लाइन किया, ये होता है टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ बॉडी। अगर हम बॉडी की तरफ ला रहे हैं तो क्या होगा, ऐड हो रही चीजें, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। जहां ऐड लगा हो, ये जो क्या है, ऐड, ठीक है, जहां ऐड लगा हो वो क्या चीजें होती है, ऐड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। ऐड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। और अबडक्शन मीन्स दूर करना, दूर जाना। मतलब अबडक्स, अरे यार वो तो हमसे दूर चले गए हैं, है ना। क्लियर हुआ। एक्सटेंशन, ठीक, एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है,
एक्सटेंशन। जैसे आप सपोज दैट, एक्सटेंशन के बारे में बता रहा हूँ, ये क्या है एक्सटेंशन, जैसे आप वायर लगाए हैं और आपको प्रिंटर भी लगाना है, सब चीज़ लगाना है, कहते हैं भैया एक एक्सटेंशन दे दो, चीज़ें बढ़ा ली जाती हैं। ठीक, क्लियर हुआ? ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन, डिक्रीज, डिक्रीज बिटवीन जॉइंट, यानी जो जॉइंट के बीच में हम डिक्रीज, एंगल होता है, एंगल जो दो हड्डियों के बीच में जब, या जॉइंट के बीच में एंगल का डिक्रीज होना फ्लेक्शन कहलाता है, और इंक्रीज होना एक्सटेंशन कहलाता है। क्लियर हुआ? तो मैंने क्या बताया, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी शरीर से दूर जाने की, मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शरीर से दूर जाने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया आपको, एडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडक्शन कहते हैं। अबडक्शन, शरीर से दूर जाने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अबडक्शन कहते हैं। और एडक्शन क्या कहते हैं? जो शरीर से, यानी टूवर्ड द मिड लाइन, जो बॉडी की तरफ आ रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एडक्शन कहते हैं। जो दूर जा रही हैं वो अबडक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सुपरविजन इज कंसिडर्ड an art of involving experience, an experience of intelligence, या sense of observation, या helping attitude toward the subordinate, है ना? यानी जो निरीक्षण है, क्या समझा जाता है? अनुभव, अनुभव सम्मिलित, अनुभव सम्मिलित बुद्धिमत्ता की अभिवादी, समक्ष अवलोकन की अनुभूति, यह अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति सहायता की अभिवृत्ति को रखता है ना? तो निरीक्षण जैसे सुपरविजन होता है ना, आते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या समझते हैं कि अवलोकन किया जाता है, सेंस ऑब्जर्व किया, मतलब वहां पर ऑब्जर्वेशन चलता है, अवलोकन चलता है ना? निरीक्षण करने जब आते हैं, सुपरविजन होता है, उस चीज के बारे में बोला जाता है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट, ये यहां पर एंटरटेनमेंट नहीं होगा, एम एन रिक्रिएशन, ठीक, रिक्रिएशनल डिग्री वाज स्टार्टेड। तो मनोरंजन में सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट थी वो किसने स्टार्ट किया था डिग्री देना एमए में? LNIP, YMCA मद्रास, NS NIS पटियाला, या लखनऊ कृष्ण कॉलेज 1932 में बना हुआ था। देखिए इसको समझ लीजिए, 1932, NS NIS पटियाला 1961, मद्रास 1920, और LNIP ग्वालियर 1957। कभी कभी इसके ईयर पूछ देता है ना? तो 1932 मैं लखनऊ कृष्ण कॉलेज से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट रही और है आज भी, है ना? तो भारत में सर्वप्रथम मनोरंजन की एमए की डिग्री किसने स्टार्ट की थी? तो मनोरंजन की जो डिग्री की थी वो LNIP ग्वालियर ने देना स्टार्ट किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इन डबल लीग टूर्नामेंट हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड? 10 टीम, 10 टीमों के लिए 70 मैच होंगे, 80 मैच होंगे, 90 मैच होंगे, 45 मैच होंगे। डबल लीग याद रखना, टूर्नामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले भी बताया है। नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन, चैलेंज, इन सब के टाइप भी, फॉर्मूले भी, सब कुछ पूछा जाएगा। तो आपको अपनी दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा देने हैं, क्योंकि आप दौड़ाएंगे नहीं ना तो आप दौड़ेंगे कैसे, है ना? क्लियर कर लो इस चीज को। तो n, इसका फॉर्मूला होता है n-1, ये किसका फॉर्मूला है? डबल लीग का, ठीक, डबल लीग का फॉर्मूला है। तो n यहाँ पर क्या हो गई आपकी? नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम आपकी कितनी है? 10 हैं।
क्लियर हुआ? नंबर ऑफ टीम कितनी है आपकी? 10 हैं। नंबर ऑफ टीम कितनी है आपकी? 10 हैं। तो चलिए, इसका फॉर्मूला क्या लग गया आपका? 10 टीम का कितने हो गई? 10, 10 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना होगा आपका? 10 इंटू 9 बराबर कितनी हो गई आपकी? 90। आंसर मिल गया आपको। क्या मिला इसमें? तो मैच कितने होंगे आपके? 90 मैच होंगे। क्लियर हुआ? कितने होंगे? 90 मैच होंगे। चलिए नेक्स्ट। एन इफेक्टिव कोचिंग इन्वॉल्व्स फॉल्ट फाइंडिंग, ऑब्जर्वेशन, फॉल्ट फाइंडिंग एंड करेक्शन, रेपिटेशन ऑफ टास्क। एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है त्रुटि निकालना, अवलोकन करना, त्रुटि ढूंढना और सुधार करना, दिए कार्य को बार बार करना। अगर इफेक्टिव कोचिंग बनानी है आपको तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोच हैं, वॉलीबॉल के हैं या बास्केटबॉल के हैं, तो इस चीज़ को आपको दिखना है कि एक ट्रायल एरर भी थ्योरी होती है। उसमें हम क्या करते हैं? बार बार चीज़ों को, स्किल की हम प्रैक्टिस कराते हैं जो करेक्शन हो। अगर हमको सपोज दैट चेस्ट पास कराना है बास्केटबॉल में, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करानी होगी, डमी भी प्रैक्टिस करानी होगी और करेक्शन भी कराना होगा साथ साथ में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्ट फाइंडिंग एंड करेक्शन, त्रुटि ढूंढना और उनका सुधार करना। ये इफेक्टिव कोचिंग का मेथड होता है। टेक्टिकल कोचिंग इज डन आफ्टर द स्किल आर मास्टर्ड, बिफोर द स्किल आर मास्टर्ड। बोथ tactical and technical training are done side by side after acquiring specific fitness, है ना? कुशल योजना प्रारंभ की जाती है, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने से पहले दोनों तकनीक तथा योजना प्रशिक्षण के साथ साथ या विशेष परिस्थिति में प्राप्त करने के पश्चात। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है। टेक्टिकल ट्रेनिंग जो है आपकी, क्या करते हैं हम कि इसमें आफ्टर जब हम स्किल डेवलप कर लेते हैं, क्या होगा? आफ्टर द स्किल मास्टर्ड। क्वेश्चन है, हम स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट ऑफ द गेम प्लान, रणनीति। रणनीति और टैक्टिकल जो है वो क्या है कि अरे भैया, अब टीम ने जैसे सपोज दैट जापान और अभी वुमेन्स का किसके लिए था? वुमेन हॉकी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना था। क्या करना था? क्वालिफाई करना था। इंडियन हॉकी वुमेन टीम को, और मैच किससे था? मैच था आपका जापान से। मैं इसीलिए करंट की चीज़ें आपसे कोरिलेट कर रहा हूं, क्योंकि चीज़ें जब मैं कोरिलेट करूंगा तो ज़्यादा इफेक्टिव आपको समझ में आएगी। क्लियर हुआ? तो मेरा मानने, ये जो अभी 24 ओलंपिक होना है पेरिस ओलंपिक में, इंडिया और जापान का था। जापान की टीम ने 1 गोल किया था और इंडिया का 0 था। ये उनकी टैक्टिक थी कि उन्होंने इंडियन हॉकी वुमेन को अपने गोल नहीं करने दिया। एक भी सिंगल गोल नहीं हुआ पूरे 16 मिनट में। तो ये उनकी टेक्निक थी कि हमको इंडिया को रोकना है किसी भी तरीके से, उनको हमें नहीं। तो ये क्या है उसकी, उन्होंने टेक्निक अपनाई ना, उन्होंने क्या टैक्टिकल अपनाई, अपनी चीज़ें उन्होंने देखी कि कैसे इनको हम किस तरह से रोक सकते हैं, है ना? तो ये सब क्या मास्टरी जब आपके स्किल में डेवलप हो जाती है तब ये हमारी शुरू होती है। तो चलिए नेक्स्ट है, एन इफेक्टिव ऑफिसिएटिंग डिनोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयरनेस, नॉलेज ऑफ रूल्स, कॉन्फिडेंस, गुड पर्सनालिटी। एक प्रभावशाली निर्णय, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, निर्णय,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसके चारों ऑप्शन को कोरिलेट कीजिएगा, तब जाके आपको चीजें समझ में आती हैं। निष्पक्षता, नियमों का ज्ञान, विश्वास, अच्छा व्यक्तित्व। अरे पर्सनालिटी से अच्छा व्यक्तित्व ये थोड़ा ना कि तुम बहुत अच्छे इंटरनल से या हर लेवल पर, लेकिन जब आपके पास फेयरनेस नहीं होगी, रूल का तो ज्ञान सभी को है ना, सभी को रहता है, तो निष्पक्षता होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। निर्णय चाहे हमारी टीम खेल रही हो, वहाँ पर लखनऊ कृष्ण कॉलेज की टीम खेल रही हो, है, या लखनऊ यूनिवर्सिटी की गेम का मैच चला हो, और अगर मैं उससे रिलेट हूँ तो मुझे क्या है, निष्पक्ष जो टीम के मतलब जिसने गोल किया होगा, है ना, बास्केट की होगी तो उसको मिलेगा, हमको निर्णय देना जो टीम जीत रही उसके बारे में निर्णय, जो खेल रही रूल एंड रेगुलेशन से वो उसके हम अपने अपना निर्णय हमारा क्या होगा, वो हमारी क्या कहलाती है, निष्पक्षता कहलाती है। भेदभाव नहीं करना किसी के साथ। फार्टलेक ट्रेनिंग इज गिवन फॉर इम्प्रूव। अभी तो देखिए इस तरह क्वेश्चन है कि फार्टलेक ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीरीज आएगी कि किस ईयर में कौन सी ट्रेनिंग बनी और उस ट्रेनिंग का क्या पर्पज है और वो ट्रेनिंग किसने दी है, और उसकी ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा कि उसको कैसे याद करना है आपको। ये यूपी टीजीटी वगैरह पीजीटी वगैरह में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फार्टलेक ट्रेनिंग स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। फार्टलेक प्रशिक्षण ताकत, सहनशीलता, लचीलापन और फुर्तीलापन। तो इसको किस लिए, सहनशीलता, इंडोरेंस के लिए दी जाती है। किस लिए दी जाती है, इंडोरेंस के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है पुशिंग अगेंस्ट द वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, इसेंट्रिक। दीवार को धक्का देना, सपोज दीवार को धक्का देना, दीवार हटेगी हैं कि खिसक जाएगी, तुमने धक्का दिया खिसक गई पीछे दीवार, 10 मीटर 20 मीटर ऐसे खिसक गई, नहीं ना। आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक या इसेंट्रिक। देखिए यूपी टीजीटी में जस्ट इसकी लैंग्वेज बदलती थी 2021 वाले पेपर में। इस ऐसा कौन सा जो है साइंटिफिक वर्क नहीं है, आइसोटोनिक भी था, आइसोमेट्रिक भी था, आइसोकाइनेटिक भी था, तो जिसमें कोई वर्क डन नहीं होता वो क्या कहलाती है, आपकी आइसोमेट्रिक कहलाती है। ये कौन सा मूवमेंट है, इसको स्टैटिक, स्टैटिक मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक। और इसेंट्रिक में क्या होता है, मसल लेंथेन, ये इसका लेंथेन इसेंट्रिक में। और कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, मसल का शॉर्टेन। देखो इसको क्या कर लो आप, ई से इसको कोरिलेट कर लो एल, लेंथेन, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। सी को क्या कर लो आप एस से, सी एस, जैसे जैसे सी एस कंसेंट्रिक, और उसका क्या हो गया आपका शॉर्टेन, यानी लेंथ जो है शॉर्ट होती है वो आपका ये कहलाता है। तो मैंने बताने का यही तरीका था कि आपको समझ में आ जाए, इनसे क्या हो जाए। और ये आपका क्या है, आइसोटोनिक कौन सा मूवमेंट होता है, डायनामिक। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट ट्रेनेबल, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या कम से कम जो है वो ट्रेनेबल है। इस चीज को याद रखना कि कम से कम, बाकी तो सब चीजें आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है ना, और स्पीड, मैं बता रहा हूं आपको कि इनमें तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन कम प्रशिक्षणीय में तो आपका क्या रहेगा, स्पीड, है ना। ये हर एक के इंडिविजुअल का अपना अपना कैपेसिटी होती है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, स्पीड रहेगा। द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज अप्लाइड इन लॉन्ग जंप। भैया लॉन्ग जंप में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंडोरेंस,
लीस्ट स्ट्रेंथ, ये तो कोई होती नहीं है पहली तो बात। तो इस तरह से चीजें आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन और क्वेश्चन क्या कह रहा है। लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का यूज होता है, अधिकतम, विस्फोटक या कम से कम। तो हमें याद है कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक शक्ति का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, लिम्बरिंग डाउन इज व्हेन लिम्बरिंग डाउन इज टेकन। लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? बिफोर द गेम, खेल से पहले, आफ्टर द गेम, ड्यूरिंग द गेम, या बिफोर एंड आफ्टर द गेम बोथ। हम लोग क्या करते हैं, ये देखा, अरे बिफोर आफ्टर, अरे यही यही आंसर है हमारा, कर दिया। पता चले कि बाद में देखा जब हमने आंसर की, अरे ये तो हमसे मिस्टेक में हो गया, ये मुझे पता था। तो ऑप्शन को पढ़ लो। बिफोर द गेम, लिमरिंग डाउन का मतलब होता है कूलिंग डाउन, ठीक, कूलिंग डाउन। जब आप एक्सरसाइज या वार्म अप कर लेते हैं और कोई कंपटीशन जब हम खेल लेते हैं, कोई एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाती है, तो उस समय के हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जितनी, मतलब उसमें इसको हम इसीलिए कूलिंग डाउन भी कहते हैं। लिम्बरिंग डाउन को हम कूलिंग डाउन भी कहते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? आंसर आएगा आफ्टर द गेम, खेल के पश्चात। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। लीड अप गेम्स हेल्प टू प्रोवाइड रिक्रेशन, to provide skill, to improve coordination, to provide recreation and provide improves skill। लीड अप गेम सहायक है मनोरंजन उपलब्ध कराना, कला उपलब्ध कराना, तालमेल बढ़ाना, मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना। सबसे पहले हमारे जितने भी साथी हैं बीपीएड या एमपीएड में, और जो अभी एस्पिरेंट भी हैं बीपीएड एमपीएड में, मतलब हैं भी, तो दो तरह के लेसन प्लान होते हैं। लेसन प्लान, ठीक, एक तो होता है जनरल, दूसरा होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, ठीक, स्पेसिफिक में क्या होता है, गेम से रिलेटेड, जैसे वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल, और जनरल में हम ऑपरेटर्स के साथ एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये जो पार्ट है लीड अप, मैंने बताने का मतलब यही था कि ये स्पेसिफिक लेसन प्लान का पार्ट होता है। किसका होता है? लेसन प्लान का पार्ट होता है कि अगर हमने वॉलीबॉल में उसको अंडर आर्म जो रिसीविंग होती है, या अगर हम ड्रिबलिंग सिखा रहे हैं बास्केटबॉल में, तो उससे रिलेटेड हम कोई गेम कराते हैं, और क्या करते हैं, उस गेम से रिलेटेड जब आखिरी में गेम जब हम कराया जाता है, उसी एक आखिरी पार्ट होता है उसका लेसन प्लान का, उसमें ये लीड अप एक्टिविटी जिसमें हम सभी बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि इम्प्रूव भी हो स्किल और उनको मनोरंजन भी हो। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा कि मनोरंजन उपलब्ध कराना एंड इम्प्रूव द स्किल। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ ट्रेनिंग मेथड यूटिलाइज एरोबिक एंड एनारोबिक एनर्जी। कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक और एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है। मैंने क्या बोला था कि ट्रेनिंग के उनके बारे में भी पूछ सकते हैं, उनके किसने ये ट्रेनिंग दी, चाहे वो कंटिन्यूस हो और किस ईयर में आई है, ये भी क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं, है ना। पार्टलेग ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, कंटिन्यूस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। पार्टलेग अंतराल लगातार दौड़ना, यानी एरोबिक एनारोबिक का यूज जो है आपका इंटरवल ट्रेनिंग, इंटरवल अंतराल प्रशिक्षण जो होता है वो एरोबिक एनारोबिक का यूज होता है।
द ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इनटू द, यानी इंफीरियर वेना कावा, लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेन्स। हृदय के दाहिने अलिंद वेंट्रिकल से रक्त बहता है, रक्त बहता है निम्न महाशिरा, वायलिंद, पुष्पधमनी या पुष्पशिरा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि राइट वेंट्रिकल की बात हो रही है, तो जब राइट की बात हो रही है तो वहां पर ब्लड कौन सा होगा? इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कौन सा होगा? इम्प्योर ब्लड होगा, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। तो याद रख लीजिए कि लेफ्ट साइड जो, सॉरी राइट साइड जो जा रही है ना, ब्लड जो लेके जा रही है वो क्या लेके जा रही है आपकी? राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी, पुष्पधमनी। देखिए ये समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट के अलग अलग चैम्बर के बारे में पूछा जाता है ना। और अगर जो है ये अगर आपका राइट वाला ले जा रहा है तो लेफ्ट वाला क्या ले जाएगा? आपका प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। क्लियर हुआ है ना? तो इस चीज ये इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें। फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एनाटॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी। जीवित प्राणियों की संरचना की गति कार्यविधि को जाना जाता है किस तरीके से? शारीर रचना विज्ञान से, मानव शास्त्र से, शारीरिक क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान। पहले तो चारों ऑप्शन समझ लीजिए, क्योंकि चारों ऑप्शन जब आप करेंगे और उसको क्लियर आपको आने चाहिए। अगर ये आपको क्लियर चारों ऑप्शन में आपको करना आ गया तो ये समझ लीजिए आंसर आप सेकेंडों में लगाएंगे। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी आपकी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो क्या बताता है? स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी के बारे में एंथ्रोपोलॉजी बताता है। कल्चर और उसकी जो सोसाइटी है वो कैसे डेवलप हुई है उसके बारे में स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। फिजियोलॉजी, जैसा कि ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ फंक्शन की बात आती है तो वहाँ फिजियोलॉजी होती है। साइकोलॉजी आपका क्या है? साइकोलॉजी आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक, स्टडी ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, है ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन रेज? कौन सा निम्नलिखित विटामिन जो है सूरज की किरणों में प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको पता है सूरज की किरणों से हमको विटामिन क्या मिलता है? डी मिलता है ना, विटामिन डी मिलता है। विटामिन के का क्या होता है? थक्का जमाने के लिए। और विटामिन ए का काम क्या है? क्लियर हुआ? हाँ, तो विटामिन ए जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B12 जिसको हम क्या कहते हैं? B12। चलिए नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ह्यूमन, फंक्शन ऑफ बोन इज, अस्थियों के कार्य, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, गुड पोस्चर, या नन ऑफ द अबव। हड्डियों का काम क्या होता है? अस्थियों का काम क्या होता है कि क्या करना? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट, हाउ आसन कम्स अंडर योगा?
योगा जो है वो कौन से आसन के अंतर्गत आते हैं? हठ योगा, राज योगा, कर्म योगा, भक्ति योगा। ये यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। कब पूछा गया? यूपी टीजीटी 2016 में, है ना। तो जो आसन है वो किस में आते हैं? हठ योग में आते हैं। किस योग में आते हैं? हठ योग में आसन आते हैं। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज अपनी बॉडी के साथ एक्सरसाइज करते हैं, है ना, आसन करते, चाहे वो क्या हो, आपका सिद्धा हलासन हो या भुजंगासन हो, तो ये सब किस में आते हैं? आपके हठ योग में आते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नॉन एज, स्टडी ऑफ टिश्यू नॉन एज हिस्टोलॉजी, मायोलॉजी, साइटोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। ऊतक के अध्ययन को, एक न एक अध्ययन आपसे मायोलॉजी है, साइटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है ना, और नेफ्रोलॉजी भी है। इस सब के बारे में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो उसको भी आप ध्यान करिएगा। तो सबसे पहले टिश्यू की बात हो रही है तो किस में आएगा? हिस्टोलॉजी में आएगा। हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करते हैं, मायोलॉजी में मसल्स की अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मसल्स का। साइटोलॉजी में हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में किसके? सेल के बारे में। और ये हमारी मांसपेशियों के बारे में बताता है, मसल्स के। क्लियर हुआ? यही मेरा मेथड है कि मैं चारों जो आपके ऑप्शन हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में करने में और इजी होगा समझने में। The movement around the wall and socket joint, wall and socket joint, wall and socket joint के चारों ओर मूवमेंट होती है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन एंड सर्कमडेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भैया शोल्डर और हिप, क्लियर हुआ? ये दो जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो सारे मूवमेंट होते हैं। तो क्या है? ऑल ऑफ द अबव। हाइपर एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट मसल मैं क्यों 3 बार आपको रिपीट करा रहा हूं? सर्टोरियस, ठीक है, सर्टोरियस, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस और लेटिमस डोर्सी। सर्टोरियस जो मसल्स है वो आपकी क्या है? सर्टोरियस मसल्स जो है वो आपकी क्या है? लॉन्गेस्ट है। सर्टोरियस जो मसल होती है वो क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सर्टोरियस जो है वो आपकी क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है, ठीक। तो इसमें जो आपकी बड़ी मांसपेशी की बात आएगी वो आएगी ग्लूटियस मैक्सिमस की बात आएगी। लार्जेस्ट मसल की बात हो रही है, ठीक है। और आपका जो है सर्टोरियस जो होती है वो 2 जॉइंट मसल है, 2 जॉइंट मसल, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका टेलर मसल। मैंने वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया। टेलर मसल यहाँ पर आ गई ना। तो टेलर मसल जो है वो आपका क्या है? हैमस्ट्रिंग है, डेल्टोइड है, काफ मसल है या सर्टोरियस है। तो इसका जो है वो आपको क्या है? टेलर मसल जो है आपकी कौन सी है? टेलर मसल जो है आपकी सर्टोरियस है, 2 जॉइंट मसल है। अभी बताया था पिछली स्लाइड में, जॉइंट मसल, ठीक है। काफ मसल गैस्ट्रोनीमिनस, ये क्लियर हुआ आपको? टेलर मसल है ना, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट मसल ना। तो ये जो था आज का सेशन जो है
बेस्ट 25 जो क्वेश्चन सीरीज थी, ऐसी अनवरत आपको और भी स्लाइडों में मिलती रहेंगी। और मैं आशा करता हूँ कि अगर मैं ध्यान भूल जाऊं तो मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि आपके कमेंट बहुत अच्छे अच्छे व्यू, बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट किए हैं और इंस्पिरेशन भी मिल रही है मुझे। और मैं आगे और भी अच्छे तरीके से आपको थ्योरेटिकल क्लासेस भी लाऊंगा, है ना। और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज कलेक्शन आपको मेरे हर एक लेक्चर में मिलेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लगाना है और क्या क्या पैटर्न अब चेंज हो रहा है। तो उसी हिसाब से आपको भी मेरी तरफ से बदले हुए पैटर्न की तरफ से थ्योरी और एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जुड़े रहिए, बने रहिए, यूं ही प्यार देते रहिए, है ना। एक कोटेशन है, वक्त तू कितना भी वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। कितना भी वक्त परेशान कर ले, लेकिन एक वक्त आएगा कि जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा वही समझ लेना कि आपकी जो है आपने अपने वक्त को उसी मोड़ पे बदल दिया है। वो आपको अपने हार्ड वर्क से बदलना होगा और कोई नहीं बदलेगा। चलिए साथियों, जय हिंद, नमस्कार।